एक कार के लिए 0 to 63 सेकंड्स में पहुंच जाना बहुत तेज और डेंजरस माना जाता है। लेकिन अगर दो देशों के बीच में कोई एक ऐसी ट्रीटी साइन हुई हो जो जीरो से सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब पर जाकर रुकती हो तो कैसा रहेगा। सोचो ये ट्रीटी उन दोनों देशों की नेबरिंग कंट्रीज के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड सरदर्द बनेगा। अभी हाल ही में इंडिया और इसराइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। अगर आप इसे आसानी से समझें यानी पर्दे के पीछे की खबरों को सुने तो इस्लामाबाद ने अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी के ऊपर खोल दिया है। अगर ये डील चलती है तो रियाद को बिना सिरदर्दी के आराम से न्यूक्लियर डिटरेंस मिल जाएगा। मतलब खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने का ना तो साइंटिस्ट को कोई डेडलाइन देनी पड़ेगी, ना ग्लोबल सैंक्शंस झेलनी पड़ेंगी, ना पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। बदले में पाकिस्तान को एक अमीर गल्फ में दोस्त मिल जाएगा जिसका चेकबुक अभी भी सीरियस जियोपॉलिटिकल चेक्स लिख सकता है। मिडिल ईस्ट अब बिल्कुल एक नए स्ट्रेटेजिक टाइम जोन में एंटर कर चुका है और आप बेट लगा लो रियाद के दुश्मन अब नींद से जागकर पूछ रहे होंगे, एक मिनट, हमारा डिटरेंस कहाँ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एग्रीमेंट के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और स्पेशली इंडिया के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ही देश भारत के सिक्योरिटी लैंडस्केप में काफ़ी वेटेज रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना क्योंकि एंड में हम कवर करेंगे कि भारत के पास अब क्या स्टेप हैं टू काउंटर दिस न्यू मिलिट्री अलायंस बिटवीन इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द गल्फ रीजन दैट इज़ सऊदी अरेबिया। इस न्यू ट्रीटी का डॉक्यूमेंट अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन दोनों देशों की जॉइंट स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी एक पर भी अटैक होता है तो दोनों पर अटैक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ईरान सऊदी के ऑयल टर्मिनल्स पर कुछ अटैक करता है तो पाकिस्तानी मिलिट्री प्लानर्स अब ट्रीटी बाउंड हो जाएंगे कि इसे ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कराची पर हमला हो गया हो। लेकिन इस एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है सऊदी का एक्सेस टू पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स, और इसके बारे में सब बात कर रहे हैं। तो क्या अब सऊदी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सेस मिल जाएगा? जैसे मैंने पहले बताया कि वैसे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सऊदी के इस ट्रीटी को साइन करने का मेन गोल ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं। और अगर इस ट्रीटी में न्यूक्लियर एसेट्स भी क्लियरली कवर्ड हैं तो अब कुछ ऐसा होगा कि वॉरहेड्स पाकिस्तान में ही रहेंगे, लेकिन सऊदी को उन्हें इस्तेमाल करने का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये ईरान, इजराइल जैसे देशों को डराने के लिए सऊदी का एक बहुत बढ़िया जियोपॉलिटिकल मूव है। इजराइल और ईरान ये दोनों के लिए एक डायरेक्ट मैसेज है कि हम कतर जैसे नहीं हैं, ना ही हमें कतर का जैसा समझना कि तुमने कतर को एट विल हिट कर दिया था और वो बस देखता ही रह गया था और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इशू करता रह गया था। इस ट्रीटी से ना तो कोई झंडे बदले हैं, ना कोई मिसाइल या न्यूक्लियर वॉरहेड एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किया गया है। फिर भी गल्फ रीजन का साइकोलॉजिकल मैप अब ईस्ट की तरफ झुक गया है और ये जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। लेट्स बी क्लियर, पाकिस्तान और सऊदी का ये ब्रोमेंस कोई अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ है। इस दोस्ती की जड़ें तेल के कुएं से भी ज़्यादा गहरी हैं। 1960s से ही पाकिस्तान सऊदी आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग और सपोर्ट दे रहा है। सिंस 1979 पाकिस्तान की मिलिट्री मक्का की ग्रैंड मॉस्क को गार्ड कर रही है। ये ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा सिंबल था, जहाँ रियाद ने इस्लाम की सबसे पवित्र ज़मीन पर नॉन अरब मुस्लिम सैनिकों को तैनात किया। पास्ट में पाकिस्तान की आर्मी को अक्सर अरब कंट्रीज एज अ रेंटल आर्मी यूज़ करती आई हैं। मतलब पाकिस्तान अपनी आर्मी को अरब कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट में भेजता रहा है बदले में कुछ पैसे लेकर। जैसे कि ये कहा जाता है कि आज तक वेस्ट एशिया की मोनार्कीज पाकिस्तान आर्मी को हायर करती हैं टू प्रोटेक्ट रॉयल फैमिलीज एज बॉडीगार्ड्स। और आप ज़रा सोचो, 1998 में पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर बना तो सबसे पहले उसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट कहूता को देखने कौन आया था? सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस सुल्तान। उस विजिट की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं, जो उनके पुराने रिश्तों की याद दिलाती हैं। किंगडम ने टाइम टू टाइम पाकिस्तान पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस के असर को भी कम करने की मदद की है। टाइम टू टाइम उसका इकोनॉमिक बेल आउट दिया है और ये शो करता है कि सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और ये एक नया पैक्ट ये पुरानी दोस्ती को फॉर्मलाइज कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं, जब सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा था, इन दोनों के आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे थे, तो इसे फॉर्मलाइज क्यों किया गया? सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS के सामने दो काउंटडाउन्स चल रहे हैं। पहला, ईरान का न्यूक्लियर ब्रेकआउट टाइमलाइन, जिसके हिसाब से कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि अगर तेहरान चाहे तो बॉम्ब के लिए ज़रूरी वेपन्स ग्रेड यूरेनियम सिर्फ एक हफ्ते में बना सकता है। ये एक ऐसा टिकिंग क्लॉक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते एज अ नेबरिंग कंट्री एंड एज एन एनिमी स्टेट। दूसरा, अमेरिका का इरेटिक बिहेवियर विद इट्स एलाइज।
वैसे तो सऊदी के पास 1945 से ही अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी है, जब उनका आपस में ऑयल फॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट साइन हुआ था। लेकिन अब ये सिचुएशन बदल चुकी है। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी जो पहले कभी लोहे जैसी मजबूत होती थी, अब वो नहीं है। अब हर इलेक्शन के साथ कमजोर होती चली जा रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, लोगों का मानना है कि उन्होंने अमेरिका के दुश्मनों से ज़्यादा अमेरिका के एलाइज को ही नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो ट्रंप की अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के अगेंस्ट टैरिफ वॉर हो या डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट। इवन उन्होंने जो देश उनके ट्रीटी एलाइज हैं उनको भी थ्रेटन किया है। कभी जापान से सिक्योरिटी के एक्सचेंज में पैसे की डिमांड करना, कभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ओवल ऑफिस में बुलाकर इंसल्ट करना, ये सब देखने में काफ़ी कॉमन है। तो अमेरिका के सभी एलाइज इस अमेरिकन बिहेवियर को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे थे और इसको सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर एक बैकअप रेडी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका पहले की तरह रिलायबल नहीं है। और इसी तरह का बैकअप सऊदी प्रिंस MBS को अपने लिए चाहिए था, जो सेनेट की कंफर्मेशन या पॉलिटिकल मर्जी पर डिपेंड ना करता हो। एंड गेस वोट, उनके लिए सिक्योरिटी गारंटर बना है पाकिस्तान, जिसको बोला जाता है कि उसके पास वन एंड ओनली इस्लामिक बॉम्ब है, जो क्वालिटी कंट्रोल से भी गुजरा हुआ है, जिसके टेस्ट हो चुके हैं, जिसका पूरी दुनिया में सबको पता है कि उसके पास बॉम्ब है। इंडिया के लिए ये पैक्ट एक जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर जैसा है। सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन किस तरीके से हैं, लेकिन ठीक है, अभी तक वो एक कंटेनेबल था। लेकिन अब पाकिस्तान का एक नया फेस स्टार्ट हो गया है। उसको अब गल्फ का एक पावर हाउस सपोर्ट कर रहा है, जिसके पास $500 बिलियन से ज़्यादा की सॉवरेन वेल्थ है। ये सिचुएशन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी प्लानर्स के लिए काफ़ी ट्रिकी बन गई है। इंडिया ने लास्ट डेकेड में रियाद को मनाने के लिए काफ़ी कोशिश की है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के MBS के साथ मशहूर गले मिलना, 2019 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और महाराष्ट्र में प्लान किया गया $75 बिलियन का रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने पिछले दशक में अपने रिश्ते काफ़ी मजबूत और बेहतर किए हैं, जिसमें बढ़ती इकोनॉमी, एनर्जी कोऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट शामिल हैं। फिर भी इस पैक्ट के साइन होने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की मीडिया जश्न मना रही है कि सऊदी का पैसा अब इंडिया के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करेगा। और हमारे लिए, भारत के लिए कंफ्यूजन ये पता करना है कि इस मिलिट्री अलायंस की लिमिट क्या है। क्या ये सिर्फ वेस्ट एशिया और पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर तक ही सीमित है, या सऊदी का इन्वॉल्वमेंट अब पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर यानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर भी रहेगा। मान लो फ्यूचर में पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम या पुलवामा की तरह इंडिया पर कोई टेरर अटैक करवाया जाता है और इंडिया ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेता है, तो क्या इस बार सऊदी की मिलिट्री भी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से लड़ने आएगी? ये सवाल इंडियंस को परेशान करने वाला है। और आज जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक पर्सन से इस ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने कहा, हमने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन होने की रिपोर्ट्स देखी हैं। सरकार को पता था कि ये डेवलपमेंट जो दोनों देशों के बीच एक पुराने अरेंजमेंट को फॉर्मलाइज करती है, अंडर कंसिडरेशन था। उन्होंने आगे कहा, हम इस डेवलपमेंट के हमारी नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर पड़ने वाले असर का एनालिसिस करेंगे। सरकार इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करने और सभी डोमेन्स में नेशनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल का इस नए अलायंस पर रिएक्शन दो टाइमलाइंस में डिवाइड होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इजरायली प्लानर्स को सऊदी ज़मीन पर पाकिस्तानी वॉरहेड्स अचानक से आते नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए रीजनल बैलेंस ऑफ पावर वैसा ही रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू, वहाँ बेचैनी बढ़ जाती है। उन्हें डर है कि अगर रियाद पूरी तरह से न्यूक्लियर सिक्योर फील करता है तो ईरान के खिलाफ टैसिट अरब और इजराइल का जो गठबंधन है वो कमज़ोर हो सकता है। और पिछले कुछ सालों में जो इजरायली सऊदी टाइज नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, अब उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। इस ट्रीटी से इजराइल को साफ सिग्नल मिलता है कि रियाद के पास अब इस्लामाबाद से एक फॉर्मल मिलिट्री बैकअप है। पाकिस्तानी जनरल्स के लिए ये पैक्ट एक दो धारी तलवार जैसा है। अच्छी खबर यह है कि सऊदी पैसा उनके फॉरेन रिजर्व को भर सकता है, जो अभी मुश्किल से कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स को ही कवर कर पाते हैं। अब पाकिस्तानी जनरल्स अपनी आम पब्लिक को आराम से चूरन बेच पाएंगे कि हमने इस अलायंस से इंडिया को काउंटर कर दिया है और वेस्ट एशिया यानी गल्फ रीजन में इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अलायंस पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। मान लो कल को ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है और इस ट्रीटी का हवाला देते हुए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से डिमांड करता है कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री भेजे, तब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान अपने देश को गल्फ रीजन, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, यमन, इजराइल, सऊदी जैसे देश आते हैं जिनमें हर समय कुछ ना कुछ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्या पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसे रीजन में इन्वॉल्व करना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान रेडी है सऊदी और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी की साइड लेने को? ईरान तो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, कम से कम 900 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर पाकिस्तान ईरान के साथ शेयर करता है, वो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में, जहाँ के लोग पहले से ही पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान चाहता है कि उसमें एक्टिवली बाहर के लोग आकर इन्वॉल्व हों?
पाकिस्तान का वेस्ट एशिया में इन्वॉल्व होने का मतलब है एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कॉस्ट। क्या पाकिस्तान ये बियर कर पाएगा? इन रियलिटी इस न्यू पॉलिटिकल अलायंस के सिर्फ 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। हम देखते हैं वे पॉसिबिलिटीज क्या हैं। सिनेरियो ए, स्टेटस को प्लस। ये पैक्ट ज्यादा तरह से सिंबॉलिक रहेगा, अ काइंड ऑफ पावरफुल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बाय सऊदी टू बोथ इजराइल एज वेल एज अमेरिका। कैसे? पहले तो सऊदी इजराइल को एक मैसेज सेंड करना चाहता है कि वो जब चाहे जिसको चाहे एट विल हिट नहीं कर सकता, जैसे उसने अभी कुछ दिन पहले कतर के अंदर किया। दूसरा सबसे बड़ा मैसेज सऊदी ने अमेरिका को सेंड किया है, वो है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ तुम पर निर्भर नहीं हैं। वी हैव अदर ऑप्शंस एंड नॉट जस्ट इन कन्वेंशनल वे बट ऑल्सो इन न्यूक्लियर डायमेंशंस। सिनेरियो बी, एस्केलेशन। अगर कल को ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है, जिससे सऊदी को न्यूक्लियर थ्रेट अलार्मिंग स्टेज से ऊपर पहुंच जाएगा, तो उसके पास पाकिस्तान की शक्ल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी रहेगा 24/7। ऐसा नहीं होगा कि उसको अभी रिसर्च स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसमें ना जाने कितना टाइम लगेगा, और तब तक उसको ईरान के एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे रहना पड़ेगा। सिनेरियो सी, ब्लोबैक। पाकिस्तान बिना बात में, ना चाहते हुए भी वेस्ट एशिया के रीजनल जियोपॉलिटिक्स में घुसता चला जाएगा, जिसमें वो मैन और मटेरियल दोनों का नुकसान झेलेगा। भारत के लिए अभी एक नया बोथ रीजनल एज वेल एज ग्लोबल चैलेंज बनकर आया है, क्योंकि सऊदी इंडिया का ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर है और पाकिस्तान इंडिया का एक आर्च नेमेसिस है जो किसी भी तरह से बस इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इन दोनों का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इंडिया के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज बनकर उभरा है। इस समय भारत को जरूरत है बहुत केयरफुली और डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया से एंगेज करने की, और सऊदी से ये पता करने की कि इस न्यू अलायंस का एक्सटेंट क्या है और इनके इस न्यू जियोपॉलिटिकल कैलकुलस में इंडिया का क्या रोल है। वैसे सोशल मीडिया पर एक और डिबेट जारी है कि भारत को इस न्यू पाकिस्तान सऊदी अलायंस के काउंटर में एक ऐसा ही अलायंस इजराइल के साथ साइन कर लेना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि इंडिया को बिल्कुल कॉपी पेस्ट मूव नहीं प्ले करना चाहिए, बट स्किलफुली इसको काउंटर करना चाहिए। सेंट्रल एशिया, ईरान और इजराइल के साथ अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इस सिचुएशन में ईरान से रिलेशन ठीक करना भारत के लिए इस समय सबसे बढ़िया काउंटर है। और आप याद रखिए आचार्य चाणक्य की मंडला नीति, जिसमें वो बताते हैं कि आपका पड़ोसी राज्य हमेशा आपका दुश्मन होता है, कि आपको उससे और उसको आपसे, एक दूसरे से दोनों को खतरा रहता है, लेकिन आपके पड़ोसी राज्य का पड़ोसी आपका सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि उसको आपके पड़ोसी से खतरा रहता है। चाणक्य की इस मंडला नीति के हिसाब से ईरान भारत का ऑब्वियस पार्टनर है, क्योंकि उसको तो सऊदी और पाकिस्तान दोनों से खतरा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका कोई डिफरिंग पर्सपेक्टिव हो इस न्यू मिलिट्री अलायंस को लेकर तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।